वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। आरफ अब्बासी साहब, आपको मैं ये चाहूँगा कि आप इस पे अपना व्यू पॉइंट दें कि जो पीटीआई के अंदर की सूरत हाल है, बजाय इसके कि जो स्पेस आपसे छीनी गई है, नून लीग या पीपल्स पार्टी ने छीनी है और पीपल्स पार्टी की पीटीआई की गलत हिकमत अमली के नतीजे में आप लोग बाहर चले गए और वो गवर्नमेंट के अंदर आ गए, और अब सिर्फ एक ही काम था कि आपने वो स्पेस वापस लेनी थी। अब आप बिल्कुल ही एक ऐसे माइंडसेट में चले गए हैं पीटीआई। आज भी एक वाकया रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई पीटीआई का वर्कर है, उसने को हमला किया है। तो ये जो माइंडसेट आ गया है पीटीआई के अंदर, क्या ये पॉलिटिकली फोर्सेस कोई लेके इसको चल सकती है इस माइंडसेट को? कोई आप पहाड़ों के ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, असला उठा नहीं सकते, तो मुल्क के खिलाफ इस तरह की कोई मुसल्लह जदोजहद तो नहीं पीटीआई कर सकती। पीटीआई एक पुरअमन सियासी पार्टी है, तो आप एक सियासी जदोजहद करते हुए अपनी स्पेस ले, बजाय इसके कि आप आपस में गुत्थम गुत्था लड़ रहे हैं। आरफ अब्बासी साहब। नमस्कार साहब, मुझे ये आवाज डबलिंग हो रही है, किसी और प्रोग्राम की आवाजें आ रही है, ये जरा बंद किसी करवा और दें। प्रोग्राम मिक्स हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, बीजू की आवाज और भी आ रही है। ब्रिगेड साहब को आपकी तरफ से आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर दें, या किसी तरफ से भी आ रही है? नहीं नहीं सर, कोई दूसरा प्रोग्राम है जिसमें ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, उनकी आवाजें हमें आ रही है, प्रोग्राम चल रहा है, हमारे ईयरबड्स में आ रहा है वो। अच्छा, देखें क्या आरफ अब्बासी साहब प्लीज जरा आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। हाँ देखें, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हम तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो एक कानून की पाबंदी करने वाली, सोशल जस्टिस मांगने वाली और कानून के दायरे के अंदर रहने वाली एक जमात है। हमारी एक लंबी जदोजहद 26 साल इक़्तिदार के बगैर हमने सिर्फ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्ट्रगल की है। अनफॉर्चुनेट जो लोग स्पेशली ज़ियाउल हक के बाद जो लोग लाए गए इक़्तिदार में, उनका ना मिजाज जमहूरी था, ना उनकी मफादात जमहूरियत से वाबस्ता थे और ना वो जमहूरियत पसंद थे। वो एक डिक्टेटर के गोद में पले बड़े, फिर एक डिक्टेटर के ज़ेर साया इक़्तिदार में आए, फिर 88 के बाद जो हालात, जिस तरह के इलेक्शन हुए दो साल बाद, तो इस मुल्क का जो जमहूरी मिजाज था वो तो ख़त्म ही हो गया था। लेकिन जब खान साहब ने अवाम को शऊर दिया और आवाम को समझ आ गई कि ये दो पार्टी निज़ाम है, ये दरअसल एक ही पार्टी है, इनके मफादात मुश्तरक है, इनके गोल्स मुश्तरक है, इन्होंने अब्बासी साहब ये कैसा शऊर है कि आपके सारे लीडर दस्तों गिरेबान है? ये कैसा शऊर दिया आपके लीडर ने? नहीं, देखे वो उसमें मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात बजाय आप बिल्कुल हम सामने बिल्ली को देख के मुंह रेत में नहीं दे देना चाहिए। असल में बात यह कि पार्टी की जो सियासी सूझबूझ वाली लीडरशिप थी, जिन्होंने खान साहब के साथ 25-26 साल गुजारे थे, अनफॉर्चुनेटली वो सारी इस वक्त जेल में है। मियां महमूद शाह महमूद कुरैशी हो गए, मियां महमूद रशीद हो गए, चौधरी एजाज हो गए, यास्मीन राशिद हो गए, और हमारे बहुत से जो सियासी सोच वाले ग्रास रूट से पॉलिटिकली एज ए वर्कर ऊपर आए हैं और उनको सियासी की सूझबूझ है, वो तो बदकिस्मती से इस वक्त पार्टी को मैसर नहीं है क्यादत के लिए। बाकी इस टाइम तक जो क्यादत इस टाइम बज़ाहिर जो है, मैं जाती तौर पर मुझे कोई पर्दा डालने की या उसमें किसी के और के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इनकी सियासी सूझबूझ या सियासी डेप्थ इतनी नहीं है। अब आप इसको देख लें कि 9 मई से पहले कितने लोग ये सियासत में थे, कितने असम्बलियों में रहे, कितनों ने स्ट्रगल की। इनका मिजाज या इनकी वो सोच या इनका रवैया वो नहीं है जो एक पॉलिटिकल वर्कर को होना चाहिए। जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिनका मिजाज है, उनको आगे लाएं। जो सियासत को समझते हैं या कोई स्पेस ले सकते हैं, जिनको नहीं समझ उनको पीछे कर दें। राज साहब, अगर खान साहब से मुलाकात हो, खान साहब को फीडबैक दी जाए, उन्हें ग्राउंड के हालात बताए जाए, तो उनकी गाइडेंस में शायद कुछ चेंजेस आए और बेहतरी की तरफ आए। तो मौजूदा हालात में हम खुद से समझते हैं कि जो असाती तौर पे इस वक्त लोग पार्टी के आगे आ गए हैं या जबर की वजह से बहुत से पॉलिटिकल वर्कर पीछे चले गए हैं, तो उस जबर ने जो
डेप्थ थी पार्टी की पॉलिटिकल, उसको नुकसान पहुंचाया है। तो मौजूदा क़यादत को वो एक्सपीरियंस नहीं है जो एक इतनी बड़ी लार्जेस्ट जो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की, जिस पे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स एतमाद करते हैं, उनको डिलीवर करना या उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना या सियासी रवैये रखना, सियासत के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए अपने गोल अचीव करना, ये एक पॉलिटिकल वर्कर का काम है। तो मौजूदा हालात में बड़ी ईमानदारी से मैं समझता हूँ हमारी लीडरशिप वो बलूगत जो वो नहीं कर पा रही है। आपका एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग है और एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते आपने खुले दिल से अपनी इस कमज़ोरी का इजहार किया। ये बिल्कुल ठीक है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जेलों के अंदर है, और जब लीडरशिप बाहर नहीं होगी तो फिर सियासी फैसले होंगे कैसे। आसिफ बाजवा साहब, आप पीटीआई को जिस तरह आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कल को आपकी बारी आएगी तो फिर क्या बनेगा? देखिए सर, इससे पहले कि भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जो भी गवर्नमेंट रही है, जिस तरीके से सब लोग इसमें, तो पीटीआई भी शामिल है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, सारी जमातें जो हैं ये सब इनमें एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत तजर्बाकार लोग हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि अगर हम इनके साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कोई गलत बात है। हम इनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं कर रहे, ना इनके साथ हमने कोई ऐसी बात की है। ये तमाम, इनको अगर कुछ सजाएं हो रही हैं या ये जेलों के अंदर है तो ये ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर के मुताबिक है। ये क्रिमिनल इन्होंने जो एक्ट किए हैं उस वजह से ये अंदर है। और ये इनको, ये अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा करे तो गलत, कतई तौर पे गलत है। ये इन्होंने जो एक्ट किए हैं कानून की नजर में, उनको बाकायदा कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया और उन्होंने इनके अगेंस्ट जो एविडेंस आई उसकी वजह से इनको सजाएं दी हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई झूठे केस थे तो ये कहीं ना कहीं से इनको रिलीफ मिलना चाहिए था। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इनकी लीडरशिप इनके साथ, ये देखे ना, ये कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी पार्टी है और ये आज तक अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके और इस वजह से ये नेशनल असेंबली में अपनी पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दे सके और ये अपनी पार्टी का हाउस ऑफ सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दे सके। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जुल्फकार साहब कि ये, और जिसको मेरे भाई आरिफ अब्बासी साहब ने भी तस्लीम किया है खुले दिल के साथ कि इस वक्त क़यादत का फुकदान है और इनको अपनी पार्टी में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, किसी एमएनए में नहीं मिला, किसी हाउस ऑफ सेनेट में सेनेटर में से नहीं मिला कि उसको ये लीडर ऑफ अपोजिशन बना सके। तो बाकी मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अगर ये अगर ये यही समझते हैं कि सारे काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन साहब ही करेंगे, तो फिर चेयरमैन साहब ने किसी दूसरे लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया कि वो पार्टी के चेयरमैन बने? बैरिस्टर गौर क्यों माने और राजा अकरम साहब क्यों माने कि मैं जनरल सेक्रेटरी बन जाता हूं? और बाकी जो इनकी क़यादत है, ये सब लोग आप समझ सकते हैं मुझसे बेहतर कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ये इनकी जो लीडरशिप है, जो इनके एमएनए हैं, जो एमपीए हैं, जो इनके सेनेटर्स हैं, ये बताएं क्या एफर्ट्स हैं इनकी। आरिफ अब्बासी साहब आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आगे जाना चाहूंगा जरा। क्या एफर्ट्स हैं इनकी? हाँ देखें जुल्फकार साहब, सबसे पहले तो आसिफ साहब को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम जो हमारी पार्लियामेंट है, इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, एक डंडे के जोर पे थोपी गई असम्बली है जिसके पास कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, अखलाकी ताकत नहीं है, ना ये अवाम के पास जा सकते हैं ना अवाम को जवाब दे सकते हैं। तो मैं तो कि इस वक्त जितना बड़ा नुकसान जमहूरियत को, जमहूरी इक़्तिदार को, इस इक़्तिदार की लालच ने, इस दो पार्टियों ने इक़्तिदार के सिर्फ चंद सालों के इक़्तिदार के लिए पहुंचाया है, इतना शायद पिछले 70 साल में पाकिस्तान को आमरों ने भी जमहूरी इदारों को या आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। इन गैर नुमाइंदा लोगों ने आइन का बेड़ा गर्क कर दिया, इन गैर नुमाइंदा लोगों ने इंसाफ का कत्ल कर दिया। हमारी रियासत की 3 सुतून है, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया। मुकन्ना गैर नुमाइंदा है, उस गैर नुमाइंदा अदलिया का
अदलिया क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, अदलिया खत्म हो तो आप आते हैं जो ठीक है अब्बासी साहब, मुझे ये अब्बासी साहब, जुल्फ़कार साहब, अदलिया जुल्फ़कार साहब, क्या केपीके में ये नुमाइंदा हुकूमत है? केपीके में नुमाइंदा हुकूमत है? अब्बासी साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। ब्रिगेड साहब, जो पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं, जो कैफियत देख रहे हैं, एक बिल्कुल एक इंतहा पसंदी का एक कल्चर आ रहा है, नौजवान बिल्कुल रिएक्शनरी हो रहे हैं और पार्टी के अंदर भी आपस के अंदर गुथम गुथा लड़ाइयाँ। पीटीआई का तो सिंपल इतना मामला था कि इनकी किसी गलतियों की वजह से इनसे स्पेस छिन गई, वो स्पेस इन्होंने पॉलिटिकली वापस लेनी थी, इतनी सी कहानी थी। पीटीआई किस सफ़र पर रवाना हो गई है, किस काम पे लग गई है? ब्रिगेड साहब। साहब, ये कैसी अनएंडिंग डिस्कशन है जिसकी कोई सॉलिड रिस्पांस नहीं है। मतलब हम डिस्कस करते रहेंगे और आने वाले दिनों में भी डिस्कस होता रहेगा। पीटीआई जो गवर्नमेंट अपना पीएमएलएन और पीटीआई अपना पीपीपी को कहते हैं कि पीएमएलएन जो पीटीआई की इनर फौज जो है वो बयान करती। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको पता है, इससे पहले जब नवाज शरीफ सऊदी अरब चला गया था तो उसके बाद पीएमएलएन भी तो टूट गई थी ना, टूटी थी तो उसके अंदर से दूसरी पीएमएलक्यू बन गई। बहुत सारे लोग विलिंग भी पीएमएलएन की छोड़ के पीएमएलक्यू में आए, फिर जब नवाज शरीफ वापस आया तो फिर वो वापस चले गए। सो ये कैसा शिफ्टिंग सफर है हमारे यहाँ। और अभी जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ है जुल्फ़कार साहब, आपने उसमें नहीं देखा कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को किस तरह अपना एक्सप्लॉइट किया। एक वो शब्बीर मेमन वहां से कहता है कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत है जो बनी हुई है, ये कहते हैं कि जी जो कश्मीर, बिलावल भुट्टो कहता है कि जो कश्मीर का जो इंतखाब है वो कातिल और खूनी इंतखाब है और हम तो इसको नहीं मानते। तो अब आप बताइए ना मुझे, इस पॉलिटिकल कल्चर पे आप क्या कहेंगे? क्या ये जो दो पार्टियां अब आपस में सेंटर में हुकूमत में बैठी हुई हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं? क्यों नहीं सिंसियर? या कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर क्यों एक दूसरे को आवाम के सामने जो है वो कर रही है? किस तरह इन्होंने एक दूसरे की अपना गर्दन खींची है? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पावर लस्ट के लिए एक दूसरे के साथ मिली है और यही पाकिस्तान की सियासत का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल्चर रहा है। ये किसी एक हुकूमत से रिलेटेड नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा, आप उसके ऊपर तजिया कर लीजिएगा। सिर्फ अगर पावर आपके पास है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो आप दूसरे जो आएंगे उनकी जगह जो आएंगे वो खराब है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान और ये एक एनएंडिंग डिस्कशन है जिसकी कोई सॉलिड टेंजिबल नहीं। ठीक है, ये इसी तरह चलेगा, सम और इसी तरह चलेगा। मुझे याद है कि दो पार्टियों मियां सैफुर रहमान साहब, एक वक्त था कि हमने देखा कि नून लीग पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर एक अरसा तक हुकूमत करती रही, फिर उनकी गलतियों के नतीजे में एक स्पेस पैदा हुई, फिर पीटीआई उसके अंदर से मर्ज हुई, पीटीआई एक बड़ी पार्टी बनी। अब पीटीआई ने गलती की, दोबारा स्पेस वापस नून लीग पीपल्स पार्टी के पास उनके पास चलेगी। कहानी सिर्फ इतनी थी कि पीटीआई ने वो स्पेस वापस लेनी थी पॉलिटिकली। बहुत अच्छा आपने लफ्ज बोला। अब सवाल ये है कि वो स्पेस वापस लेने की बजाय पीटीआई को मुसल्ला जद्दोजहद, फौज के खिलाफ बातें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। किस सफर पे रवाना हो गए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हासिल नहीं होगा, इसमें तनाव और बढ़ेगा और अगर तनाव बढ़ेगा, इदारों के साथ तनाव बढ़ जाता है तो इदारे, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आमने सामने आ जाएंगे तो स्पेस तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, स्पेस तो नहीं मिलेगी, उसे और खराबी बढ़ेगी और खराबी बढ़ने के बाद तोड़-फोड़ और ज्यादा हो जाएगी, सियासी तोड़-फोड़। पीटीआई की जो मौजूदा हरकतें हैं ये मैं यही समझता हूं कि यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई, सियासी सूझबूझ के साथ चलना चाहिए था। मिसाल के तौर पे भी जिक्र हुआ बैरिस्टर गौहर का, अगर इमरान खान ने उनको अपना मोतमिद समझते हुए उनको चेयरमैन बनाया गया तो उन पे एतमाद करके उनको भी अच्छी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए थी स्पेस लेने के लिए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि दूसरी दो बड़ी पार्टियों को तो कहते हैं जी ये मारूसी सियासत है, यहाँ पीटीआई में एक शख्सी सियासत है, क्योंकि मेरे खुद बड़ी दोस्तियाँ भी हैं पीटीआई में, बड़े बड़े काबिल लोग उसमें मैंने देखे जो छोटी और बड़ी बात में जा कहते हैं खान साहब अगर हमें मुयसर होते तो हम कुछ फैसला करते। मैं उन्हें कहता यार इतना आपका इल्म है, इतना आपका तजर्बा है, इतनी जहानत है, खान साहब को तो बल्कि आप निकालें कि अगर खान साहब बाहर नहीं आ रहे, मोहतरमा का भी आपने देखा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने होगा,
मोहतरमा के मियां साथ क्या साहब, कुछ नहीं हुआ। ये जो एंटी स्टेटस वकला, को थी। आप, मैं पीटीआई के ऐसे वकला की बात कर सकता हूं जो हाँ। बिल्कुल ही सड़क छाप थे, वो अरबपति बन गए। वो तो मैं यही कह अच्छा, रहा हूं। यूट्यूबर पीटीआई का नाम बेच के, इमरान खान का नाम बेच के अरबपति बन गए। इनके स्पेस क्यों नहीं ली जा बहुत सारे लीडर्स कहां से कहां पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि उस जिसका नाम बेच के ये सारे अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, ये उसको अंदर से बाहर लाने की बजाय ये अपने रोने मैं यही तो कह रहा हूं, ये तब्दीली की पार्टी थी और साफ सुथरी पार्टी के तौर पे उभर के आई। ओके, अच्छा जी, इन पे एतमाद किया। शेर अफजल मरवत साहब भी हमारे साथ लाइन के ऊपर हैं। शेर अफजल मरवत साहब, वेलकम टू द शो। आप हमारी रहनुमाई कर दीजिए कि जो पीपल्स पार्टी पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहानी सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने पॉलिटिकल रोल प्ले करके जो इनकी स्पेस छिन गई थी, वो स्पेस इन्होंने वापस लेनी थी और दोबारा से खड़े होना था। पीटीआई ये करने की बजाय ये किस सफर पर रवाना हो गई है पीटीआई? हालात से पाला ही नहीं पड़ा था, और ना इसकी जो तंजीम है या क़यादत है, इसकी ऐसी ट्रेन थी कि ऐसे खड़े वक्त में किस तरह इकट्ठे रहना है, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देनी है। बदकिस्मती से एन इसके बरअक्स हो रहा है। एक दूसरे के जो हैं जी, शेर अफजल मरवत साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है आवाज़ उनकी ब्रेक हो गई जी, आवाज़ नहीं आ रही। आरिफ अब्बासी साहब, आप लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे कि जो सिचुएशन चल रही? मरवत साहब जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाई झगड़े कोई असूली मौके पे नहीं होते हैं, बल्कि जाती ओहदों की लालच, पैसा, अपने बंदों को कपाना, दूसरों को गिराना, ये लगा हुआ है। और किसी को ख्याल नहीं आ रहा है कि इसकी रोकथाम किस तरह करें। ये जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप देख लें, सोशल मीडिया सुहेल अफरीदी के पीछे लगा हुआ है। उनको कहा गया है मिशाल और सलमान राजा साहब के माबेन जो तकरार हुई है, और ये आप देखेंगे ना, ये पहली तकरार नहीं है। रोजाना हफ्ते में कोई एक नया जोड़ा आ जाता है। ओके जोड़ा मरवत साहब जिसके नाम के ऊपर बानी पीटीआई के नाम पे यूट्यूबरों ने करोड़ों रुपए बना लिया, वकीलों ने बना लिया अरबों करोड़ों रुपए, इनके लीडर्स कहीं से कहीं पहुंच गए। सवाल यह है कि उस बेचारे का जो जेल के अंदर है उसका क्या बन रहा है? ये तो आपस में बाहर दिहाड़ियां लगाने में, लड़ने में मसरूफ है। उसका कुछ सोच रहा है कि नहीं सोच रहा? देखिए, उसकी कोई बात मान ही नहीं रहा है। खुद उसकी बहन अलीमा के बारे में खान ने कहा ये कोई बयान नहीं देगी, कोई शेयर नहीं करेगी। क्या किसी ने देखा कि वो रुक गई? तो लिहाजा कोई भी बातें और झूठी बातें उनको एट्रीब्यूट की जाती हैं। खान ने ये फैसला किया, खान ने ये फैसला किया, ये सब कुछ झूठ होता है। तीसरी बात ये है, तो ये बनक भी पढ़ने नहीं दी गई है कि पार्टी इतने बड़े इंतशार का शिकार है, और आज से नहीं, 2-2.5 सालों से इतने इंतशार का शिकार है। तो लिहाजा ऐसे वक्त वो क़यादत जो खान से 25-30 साल के साथ खान से वाबस्ता है, उनका फर्ज बनता था कि अपने तय कोशिश करके अगर किसी की भी नाराजगी मोल लेते, लेकिन खान जो है वो अच्छा, मरवत साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग चाहते हैं कि खान साहब अंदर रहे और उनकी दिहाड़ियां लगती रहे? मुझे तो ऐसे लग रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो बात है, ये खान की वरासत, खान की पोजीशन और पीटीआई जो है वो $1 बिलियन की अब इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी की पीटीआई के साथ बड़ी वाबस्तगी है। करोड़ों रुपए के चंदे जो हैं और अरबों के चंदे आते हैं, खान पे एतमाद है लोगों का। लेकिन जिस तरीके से खान का नाम डबो रहे हैं ये सब मिल के, इसके बाद जो है कोई कम ही इस राय से इख्तलाफ करेगा कि जितनी देर खान अंदर रहेगा पांचों कड़ाई। अफरीदी साहब का लॉन्ग मार्च कोई रंग लाएगा, कोई नतीजा निकालेगा? बस ये इतना ही नतीजा दे सकता है, जो इत्तेफाक राय से तय हुआ है कि बस मुलाकात करा दी जाएगी। मुलाकात करा दी जाएगी, आगे कुछ नहीं होगा, ना कोई लॉन्ग मार्च होगा। नहीं, मुलाकात इसके लॉन्ग मार्च के बाद या लॉन्ग मार्च के प्रेशर? लॉन्ग मार्च से पहले, ताकि जवाब मिले।
लॉन्ग मार्च को। यानी जो अफरीदी साहब बार बार कह रहे हैं कि रहाई नहीं रसाई की बात हो रही है, तो इनका मतलब उनको किसी ने, मोहसिन नकवी साहब ने किसी ने कमिटमेंट दी है कि आपकी मुलाकात हो जाएगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी खबर देखे जी, आप भरवत साहब आपकी एंडोर्स कर दी है। इसी खबर के ऊपर ही आप प्रोग्राम का इख्ताम करते हैं जी। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि जी ये पता नहीं रहाई होगी या नहीं होगी, लॉन्ग मार्च निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन मुलाकात खान साहब की करवा दी जाएगी और इसकी यकीन दहानी करवा दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च का जो मोमेंटम बनाया जा रहा है, इस पे CMKP के अफरीदी साहब इसी बात का क्रेडिट लेंगे कि देखें जी, मुलाकात नहीं हो रही थी और वो मुलाकात मैंने करवा दी। यानी एक चीज़ जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी, उसका 50,000 रुपये बता के उसको 20,000 रुपये में बेच दो एंड के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही इजाज़त, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।